जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए करते हैं आज की क्लास हम शुरू। आज की क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ शुरू होने जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बल्कि सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड और अदर बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। 9, 10, 11, 12 सारे क्लास के लिए है ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ये टॉपिक? फिगर्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। जी हाँ, अलंकार से मतलब क्या है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण। यानी जिस प्रकार बिना आभूषण के हमारा शरीर सुंदर नहीं लगता, उसी तरह अगर पोएट्री को देखें तो पोएट्री की शोभा है, पोएट्री का आभूषण है अलंकार। पोएट्री का ये एक तरह से कह सकते हैं ऑर्नामेंट है फिगर्स ऑफ स्पीच। सो फिगर्स ऑफ स्पीच आर व्हाट? फिगर्स ऑफ स्पीच आर द ऑर्नामेंट फॉर द पोएट्री। जैसा कि मैंने यहाँ आप देखेंगे, अगर डेफिनेशन को तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो देखा जाए क्या है, figure of speech is a word or phrase that is used in a non-literal way to create an effect। बिल्कुल, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज पोएट्री में इफेक्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, पोएट्री की शोभा बढ़ाने के लिए। टू ब्यूटिफाई द पोएट्री इट इज यूज्ड। तो हमें लगता है कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इसका यूज क्यों क्यों होता है और कहाँ होता है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच कहाँ पर यूज करते हैं? हम पोएट्री में स्पेशली यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? टू ब्यूटिफाई द पोएट्री, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिसको हिंदी में अलंकार कहते हैं। चलिए, स्पेशली आज की क्लास में हम, मेरे बच्चों, आज की क्लास में मैं बहुत ही जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, वो जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं, उसको मैं आज डिस्कस करूंगा। फिगर्स ऑफ स्पीच तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जनरली जो यूज़ होते हैं, जो सामान्यतः हमारे यूज़ में आते हैं पढ़ाई के टाइम, मतलब पढ़ते समय पोएट्रीज में और कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली मैं उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। ठीक है? तो बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल तरीके से आज मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एकदम ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए सीखेंगे ट्रिक विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। लेट अस सी द फर्स्ट, एलिट्रेशन। जी हाँ, द फर्स्ट इज व्हाट? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इन सेम सेंटेंस। आप याद रखेंगे, एलिट्रेशन मतलब रिपीटिशन ऑफ लेटर्स। जब आप देखेंगे, आपको किसी भी सेंटेंस में जब दिखे कि एक ही लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहां पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा? एलिट्रेशन होगा। अब याद कैसे रखेंगे इसको? याद रखिएगा, इसको याद कैसे रखेंगे? अलिट्रेशन मतलब, देखिए अलिट्रेशन में ध्यान दीजिए, लिट आ रहा है। अलिट्रेशन में क्या आ रहा है? लिट आ रहा है। आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद रखेंगे, अलिट्रेशन भूलेंगे नहीं। अलिट्रेशन मतलब लिट, आप कितना याद रखिए, लिट लिट आ रहा है अलिट्रेशन में। यानी लिट मतलब लेटर, यानी लेटर रिपीट होता है किसमें? एलिट्रेशन में। ट्रिक याद रखिए, लिट मतलब आप लेटर से रिलेट करिए, यानी लिट मतलब लेटर, यानी एलिट्रेशन में क्या होता है? लेटर्स रिपीट होते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में, शी सैट ऑन अ सीट विद हर सैचल। अब आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ यस, यहाँ भी यस आया, यहाँ भी यस आया, यहाँ भी यस आया और यहाँ भी यस आया। यानी जो लेटर यस है बार बार रिपीट हुआ है। यानी एक ही लेटर जब एक लाइन में कई बार रिपीट हो, एक से अधिक बार रिपीट हो, तो वहां पर हो जाता है कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच? वहां होता है एलिट्रेशन। तो आप कैसे याद रखेंगे एलिट्रेशन को? लिट, लिट मतलब लेटर, यानी लेटर बार बार क्या होता है? रिपीट होता है, तो वहां हो जाता है क्या? वहां होता है एलिट्रेशन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है? अगर रिपीटिशन देखें तो यहाँ भी रिपीट होगा, लेकिन यहाँ लेटर नहीं रिपीट होगा, यहाँ वर्ड रिपीट होगा। देखें, रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज इन द सेम लाइन। ध्यान दीजिए, रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में एक ही वर्ड बार बार आएगा, वही वर्ड बार बार आएगा एक ही लाइन में, तो वहां रिपीटिशन होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों में अंतर समझिएगा। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन कब होगा? अलिट्रेशन मतलब लेटर रिपीट होगा, लेकिन रिपीटिशन कब होगा? रिपीटिशन तब होगा जब वर्ड रिपीट होगा। एक ही वर्ड बार बार आएगा तब रिपीटिशन, और लेटर बार बार वही आएगा। जैसे देखिए यस बार बार आया था ना, यस, यहाँ भी यस आया, यहाँ भी यस आया, यहाँ भी यस आया, तो बार बार यस आ रहा है, तो इसलिए अलिट्रेशन हो गया। लेकिन वर्ड जब रिपीट होगा,
the same word is repeated again and again in the same line, then at that place only and only there will be repetition. So let us see with the help of example. Yes, the first example I just tell you, and see, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अगर आप देखें इस लाइन को तो देखो एक फ्रेज है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी ये जो पूरा फ्रेज है, ये जो पूरा फ्रेज है, एंड माइल्स टू गो बिफोर, एंड माइल्स टू गो बिफोर, ये जो पूरा फ्रेज है ये दो बार आया है, यानी एक ही फ्रेज दो बार रिपीट हुआ है। तो जब मैंने आपको बताया, क्या बताया, सेम वर्ड और फ्रेज इन द सेम लाइन, अगर रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड या फ्रेज सेम लाइन में हो रहा है, एक ही लाइन में एक ही फ्रेज या एक ही वर्ड एक से अधिक बार यूज हो रहा है, तो यानी वहां पर हो जाएगा केवल 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 और केवल कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच, रिपीटिशन। इसलिए यहाँ कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, रिपीटिशन हो गया। ठीक, बिल्कुल। अगला देखते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर, बहुत ही फेमस लाइन है ये, बहुत ही फेमस लाइन है एंशियंट मैरिनर की। यस, पीवी शैली की एक पोयम है द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, उसकी ये बहुत ही फेमस लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। सो देखिए, वाटर वाटर एक ही वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, देखें, वाटर वाटर दो बार रिपीट हुआ कि नहीं, सेम वर्ड, एक ही वर्ड बार बार आया एक लाइन में, यानी एक से अधिक बार एक ही वर्ड को रिपीट किया गया। जब ऐसी स्थिति आएगी एक ही वर्ड को एक से अधिक बार एक ही लाइन में रिपीट किया जाए, तो वहां हो जाता है क्या, वहां केवल और केवल होता है रिपीटिशन। यस, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच, रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच होगा वहां पर। तो यहाँ पर हो गया वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, तो यहाँ हो जाएगा रिपीटिशन। ठीक है, चलिए। अच्छा, रिपीटिशन के साथ साथ यहाँ एक और है, यहाँ आयरनी भी है। ध्यान दीजिए, यहाँ रिपीटिशन तो है ही, उसके साथ साथ आयरनी भी है। ठीक, आयरनी मतलब, चलिए मैं आपको आगे है आयरनी भी, जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे है, तो कैसे आयरनी होता है आप उसको समझेंगे और भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रिफ्रेन। अगला जो फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या है, रिफ्रेन। देखिए, आपने पहला पढ़ा क्या, पहले आप पढ़े अलिट्रेशन देन रिपीटिशन। अच्छा, तीनों को साथ में एक साथ में कोरिलेट कर देते हैं तो आपको ज्यादा इजी होगा। अलिट्रेशन में क्या आपने पढ़ा, अलिट्रेशन में पढ़ा रिपीटिशन ऑफ लेटर। रिपीटिशन में क्या पढ़े, रिपीटिशन में रिपीटिशन ऑफ द वर्ड और फ्रेज। लेकिन रिफ्रेन में क्या होगा, यहाँ भी रिपीटिशन है, लेकिन ना तो यहाँ लेटर रिपीट होगा बार बार वही, ना तो यहाँ वर्ड रिपीट होगा बार बार, यहाँ रिपीट होगा क्या, रिपीटिशन ऑफ सेम लाइन इन ऑल द स्टेंजर्स ऑफ द पोयम। ठीक, यानी तीनों का मतलब रिपीटिशन से है, ध्यान दीजिए, इन तीनों का मतलब किससे है, इन तीनों का मतलब रिपीटिशन से है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में क्या था, एलिट्रेशन में लेटर रिपीट होता है, रिपीटिशन में क्या होता है, रिपीटिशन में वर्ड रिपीट होता है एक ही लाइन में, और रिफ्रेन में क्या होता है, रिफ्रेन का मतलब सेम लाइन, एक ही लाइन हर स्टेंजा में आता है। जैसे आपको याद होगा, हिंदी की पोयम एक थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हर पंक्ति में आते, सॉरी, हर स्टेंजा में आप देखते थे, हर स्टेंजा में लास्ट लाइन यही होती थी, जब स्टेंजा खत्म होता था तो ये इसी लाइन से खत्म होता था, क्या, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये क्या है, यही रिफ्रेन है। और इंग्लिश में देखें इसको, तो इंग्लिश में जैसे आपको याद होगा रिफ्रेन एक, फॉर मेन में कम मेन एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर द ब्रुक। एक क्लास नाइन्थ में सीबीएसई में, सीबीएसई की जो लिटरेचर की बुक है क्लास नाइन्थ की, अब तो हला सिलेबस चेंज हो चुका है, अब नहीं है, पहले ये फर्स्ट पोयम थी, पहले ये पोयम थी क्लास नाइन्थ में, जिसका नाम था द ब्रुक। बहुत ही अच्छी पोयम थी ये, जिसकी ये लाइन है, ये रिफ्रेन है, ये लगभग ये हर स्टेंजा में ये लास्ट में था। ये लाइन जो है, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर, दिस इज अ वेरी फेमस लाइन ऑफ द पोएम द ब्रुक, एंड दिस इज द लाइन दैट हैज बीन यूज्ड इन ऑल द स्टेंजास एट द लास्ट। सो हर स्टेंजा में इसको यूज किया गया है लास्ट में, लास्ट यानी लास्ट लाइन है स्टेंजा की, हर स्टेंजा की लास्ट लाइन है ये, तो इसलिए इसको कहा गया रिफ्रेन। यानी समझ गए, हमें लग रहा है आप तीनों को समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, एलिट्रेशन मतलब लेटर रिपीट होता है एक ही लाइन में बार बार, जैसे सी सैट ऑन सीट विथ हर सैचल, एक ही बार बार देखेंगे आप, यस रिपीट हुआ है, हर जगह यस रिपीट हुआ, यहाँ भी यस आया, यहाँ भी यस आया, यहाँ भी यस आया।
उसी तरह रिपीटिशन देखें, रिपीटिशन में क्या होता है, वर्ड और फ्रेज बार बार रिपीट होता है, ठीक। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ आप देखेंगे एंड माइल्स टू गो बिफोर आई, माइल्स टू गो, और यहाँ भी है माइल्स टू गो, ठीक। तो माइल्स टू गो बिफोर, माइल्स टू गो बिफोर, एक ही वर्ड एक ही फ्रेज बार बार आया, दो बार आया, इसलिए यहाँ रिपीटिशन हो गया, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने बताया, वाटर वाटर, एक ही वर्ड दो बार आया वाटर वाटर, इसलिए रिपीटिशन हो गया। और तीसरा मैंने बताया रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब वही लाइन हर स्टेंजा में आएगी, एक ही लाइन जो हर स्टेंजा में जरूर आती है। जैसे आपको मैंने हिंदी में भी बताया कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये हर स्टेंजा में ये लाइन आती थी लास्ट में। और इसी तरह इंग्लिश में एक पोयम है द ब्रूक, बहुत ही फेमस पोयम है, और जिसमें लास्ट हर स्टेंजा में एक लाइन आती है, क्या है वो, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गॉन फॉर एवर, रियली वेरी ब्यूटीफुल पोयम, ठीक है। तो हमें लग रहा है आप समझ पाए होंगे इसको। चलिए, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर भी आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं, सिमली और मेटाफर को एक साथ में समझते हैं बहुत ही आसानी से, कोई कंफ्यूजन नहीं, सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे आज। चलिए अब देखें, अगर सिमली और मेटाफर, तो दोनों को मैं चाहूंगा एक साथ आप समझे। सिमली क्या है, असिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड टाइप ऑफ मेटाफर, ध्यान दीजिए, असिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड टाइप ऑफ metaphor that compares two different things using the words as, like or so, ठीक। ध्यान दीजिए, अब मेटाफर में एज लाइक सो नहीं यूज होता, लेकिन मैं इसलिए साथ में लिया हूं दोनों को, आपको आपको बता रहा हूं, जिससे कि देखिए थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ठीक है। सिमली में हमेशा ये तीन वर्ड जरूर रहेंगे, याद रखिएगा, सिमली का मतलब है ये तीन वर्ड हमेशा रहेंगे, एज, लाइक, और अगला जो है वो सो, इन तीनों वर्ड को आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी जब भी बात होगी सिमिली की, हमेशा तीनों में से एक वर्ड जरूर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एज, लाइक, सो, इन तीनों में से एक वर्ड जरूर रहेंगे, ठीक है। तो वहां पर सिमिली होगा। अच्छा, और भी समझिए कैसे सिमिली होगा। सिमिली और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, ध्यान दीजिए, सिमिली में भी दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है, दो के बीच में कंपैरिजन होता है, और मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। सिमली में जब कंपैरिजन होगा तो एज लाइक या सो, एज लाइक या सो तीनों में से एक का यूज जरूर होगा, तब वहां सिमली होगा। लेकिन मेटाफर में ये तीनों में से कोई नहीं यूज होगा, डायरेक्ट मान लिया जाएगा। चलिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं तो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। चलिए देखते हैं। अब अगर पहला एग्जाम्पल देखें, ऑल द वर्ड्स स्टेज, ठीक है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है ऑल द वर्ड्स स्टेज, ये पूरा संसार ही क्या है, पूरा संसार ही एक रंगमंच है। बहुत ही फेमस लाइन है ये, विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस प्ले है, उनका एक बहुत ही बड़ा और फेमस प्ले है जिसका नाम है एज यू लाइक इट, जिसका ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और एक पोयम, उसको एक पोयम बना मतलब मान लिया गया, जिसको द सेवन एजेस के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, द सेवन एजेस का ये सुर पहली लाइन है, ऑल द वर्ड्स स्टेज, पूरा संसार ही एक रंगमंच है। तो यहाँ पर मान लिया गया है, क्या मान लिया गया है, संसार को एक रंगमंच, ठीक। तो जब कोई चीज मान लिया जाता है, जब कहीं कोई चीज मान लिया जाता है तो वहां मेटाफर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, पूरा पढ़ लेते हैं, ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, ये पूरा संसार एक रंगमंच है, और यहाँ आदमी और औरतें क्या हैं, मात्र केवल और केवल प्लेयर्स हैं। तो यहाँ सारे ये संसार को एक रंगमंच माना गया है, और आदमी और औरत को क्या माना गया है, प्लेयर्स माना गया है। यानी ध्यान दीजिए, इनको माना गया है, तो जब किसी को कुछ मान लिया जाता है तो वहां हो जाता है मेटाफर, जब मान लिया जाता है तो मेटाफर, मान लिया का मतलब यह है कि कंपेयर किया जाता है, मान लिया जाता है। आदमी, ध्यान दीजिए, आदमी और औरत को क्या माना गया है, किससे कंपेयर किया गया है, प्लेयर से। आदमी औरत को किससे कंपेयर किया गया है, प्लेयर से। लेकिन कंपेरिजन का वर्ड यूज नहीं है, एज, लाइक, सो तीनों वर्ड यूज नहीं किए हैं, बिना वर्ड यूज करके कंपेरिजन किया जाए तो मेटाफर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब कंपैरिजन किया जाए, याद रखिएगा, कंपैरिजन जरूर किया जाएगा, लेकिन कंपैरिजन में एज, लाइक, सो नहीं यूज होगा। जब कंपैरिजन में एज, लाइक, सो यूज नहीं होगा तो वहां मेटाफर हो जाएगा, ठीक, केवल और केवल मेटाफर होगा। जैसे आपने यहाँ देखा, तो जब एज, लाइक, सो यूज हो जाएगा तब तो भाई वहाँ सिमिली हो जाएगा,
एज लाइक सो नहीं यूज हो रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, तो वहाँ मेटाफर हो जाएगा, बस इतना याद रखिए। चलिए, क्योंकि वहाँ मान लिया जाता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द वर्ड, अब देखिए यही, ये तो हो गया आपका मेटाफर, यहाँ माना गया था। अब देखिए इसी सेम सेंटेंस को सिमिली बना दिया गया है। ऑल द वर्ड इज लाइक अ स्टेज, ठीक। अब देखिए सेंस नहीं बदला, दोनों का मतलब सेम निकल रहा है, लेकिन केवल यहाँ लाइक लगा दिए, ठीक। आपको शायद समझ में आ रहा होगा। यानी मेटाफर में कोई चीज मान लेते हैं, कंपेयर करते हैं, लेकिन एक तरह से मान लेते हैं, लेकिन कंपैरिजन का वर्ड एज लाइक सो नहीं यूज करते हैं। अगर उसी में एज लाइक सो तीनों में से कोई एक लगा दें तो तुरंत सिमिली बन जाएगा। यानी सिमिली में एज लाइक सो हटाओ तो मेटाफर बन जाएगा, मेटाफर में एज लाइक सो तीनों में से एक लगाओ तो सिमिली बन जाएगा, ठीक। बस इतना याद रखें। चलिए, सो देखें यहाँ, ऑल द वर्ड इज लाइक अ स्टेज, सिमिली हो गया, ठीक। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स, ठीक है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर मेटाफर को सिमिली बनाया गया है। यानी फिर से एक बार बता रहा हूँ, मेटाफर में एज लाइक या सो लगा देने से सिमिली बन जाता है, सिमिली से एज लाइक या सो हटा देने से मेटाफर बन जाता है। जैसे मैं कहूँ यू आर लाइक अ लायन, मैं अगर कहूँ यू आर लाइक अ लायन, तब तो आप सिमिली हो गया भाई, तब तो सीधी सीधी बात हो गई, सिमिली की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ यू आर लायन इन द बैटल फील्ड, तब तो सीधा सीधा मान ले रहा हूँ ना। अगर मैं ये कहूँ यू आर लायन इन द बैटल फील्ड, तब तो मैं मान ले रहा हूँ कि आप शेर हैं युद्ध क्षेत्र में। यही मैं अगर मानूँ ना कि कंपेयर कर देता हूँ कि यू आर लाइक अ लायन, आप एक शेर के समान हैं, तो लाइक यूज कर दिया कंपेयर करने के लिए, तो सिमिली हो गया। यही लाइक यूज ना करता, डायरेक्ट मैं कह देता कि यू आर अ लायन, तो मैं आपको लायन की उपाधि दे रहा हूँ, लायन की तरह समझ रहा हूँ, मान रहा हूँ। तो जब मानना हो, समझना हो, बिना कंपेरिजन वर्ड एज लाइक सो यूज किए, तो वहां पर हो जाएगा केवल और केवल मेटाफर। हमें लग रहा है आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है, हाइपरबली। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है ये, और इसे ध्यान दीजिएगा। हाइपर बोल नहीं कहते हैं, मोस्टली मैंने सुना है बच्चों को बोलते हुए, इसका सही प्रोनाउंसिएशन हाइपर बोल नहीं है, हाइपरबली है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, हाइपरबली है, ठीक है। तो इसको आप हाइपर बोल नहीं पढ़ेंगे, इसको हाइपरबली कहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको लगे कि ना कुछ अटपटा लगे, तो यू कैन प्लीज सर्च द सेम वर्ड इन द डिक्शनरी एंड यू कैन प्लीज बी यू शुड बी कन्फर्म्ड अबाउट इट, ठीक है। तो आप एक बार इसको जरूर देखें, ये हाइपरबोल है या हाइपरबली, ठीक है। तो इसे हाइपरबली कहते हैं, हाइपरबोल नहीं कहते, ठीक है। चलिए देखते हैं हाइपरबली होता क्या है। हाइपरबली का मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब अतिशयोक्ति का मतलब क्या, बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज वास्तविकता से बहुत परे हो, मतलब बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। कोई चीज बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जब बोला जाए, कहा जाए, तो वहाँ हाइपरबली होता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए इसका पूरा पहले डिफिनीशन आप समझे। हाइपरबली फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एक्सेस, इसका मतलब ही नहीं होता है क्या, एक्सेस। हाइपरबली मीन्स एक्सेस, अधिकता। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेज एक्सट्रीम एग्जिगरेशन टू मेक अ पॉइंट और शो इम्फेसिस, ठीक। यानी फिगर, ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका यूज किसी कोई भी चीज शो करने के लिए मोर देन लिमिटेशन होता है, यानी लिमिट से ज्यादा ही शो किया जाता है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, तो वहां पर हो जाता है हाइपरबली। यानी हाइपरबली में कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। चलिए भी एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल पहला देखें, हियर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये मैकबेथ की बहुत ही फेमस लाइन है, लेडी मैकबेथ शायद बोलती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये लेडी मैकबेथ का ये स्टेटमेंट है। मैकबेथ में जो बहुत ही फेमस ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, उसका ये लाइन है। तो हियर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अगर आप देखें तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, अरब देश का जितना भी परफ्यूम है सबको अगर उड़ेल दिया जाए हाथ पर, तो क्या हाथ की जो गंध है, दुर्गंध है, वो नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अरे भाई, ऐसा मैंने तो कभी यूज नहीं किया है, लेकिन सुना जरूर है कि अरब देश का जो परफ्यूम होता है, थोड़ा सा केवल नाम दो चार बूंद ही अगर हाथ पे गिरा दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा स्मेल होता है, बहुत अच्छी महक होती है और चारों तरफ महक फैल जाएगी। लेकिन यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने इस सेंटेंस के माध्यम से बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बातें कही है, यानी बहुत ही ज्यादा एग्जिगरेशन है।
तो यानी पूरे अगर अरबिया के परफ्यूम को भी उड़ेल दिया जाए, हाथ पर लगा दिया जाए, इसके बाद भी जो हाथ है उसकी जो ये मतलब उसमें महक नहीं आ सकती, उसकी दुर्गंध नहीं जा सकती, ठीक है। तो यहाँ बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, यानी जब बढ़ा चढ़ा के कहीं कुछ बताया जाए तो वहां पर हो जाता है हाइपरबली। अगला देखें, ही वेप्ट एंड हिज टीयर्स टर्न्ड इनटू ओशन। क्या ऐसा हो सकता है क्या, कोई रोए और उसके आंसू किसी ओशन में बदल जाएं? यानी वो इतना रोया कि उसके आंसू एक समुद्र, उसका आंसू समुद्र बन गया, उसके आंसू समुद्र का रूप ले लिए। अरे इतना तो कोई नहीं रो सकता कि समुद्र बन जाए उसके आंसू। आपको याद होगा ये किसी तरह सुदामा और श्री कृष्ण जी के भी बारे में हिंदी में पानी परात धरे नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसी तरह का एक दोहा भी है कुछ। तो उसमें उसमें भी क्या है, उसमें भी हाइपरबली है, उसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब जहां बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, जैसे यहाँ देखिए, ही वेप्ट एंड हिज टीयर्स टर्न्ड इनटू ओशन, वह रोया और उसके आंसू समुद्र में बदल गए, यानी समुद्र हो गया उसके आंसू, इतना रोया। क्या ये संभव है? जब ऐसा संभव न हो, इस तरह बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, असंभव बात कही जाए, तो वहां पर हो जाता है हाइपरबली, फिगर ऑफ स्पीच, वहां अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि आप ये भी समझ पाए होंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे इसे भी। चलिए अगला देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन। यस बिल्कुल, पर्सोनिफिकेशन क्या है? मानवीयकरण अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। मानवीयकरण अलंकार होता है, यानी निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है। सीधी सीधी बात यह है कि नॉन लिविंग को हम लिविंग मान लेते हैं। देखें फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है ये, और इसके डेफिनेशन को अगर समझें, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन आइडिया और थिंग इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और feelings are spoken of as if it were human. Personification is a common form of metaphor in that human characteristics are attributed to नॉन ह्यूमन थिंग्स, ठीक है। यानी शॉर्ट में अगर एक लाइन में कहें तो नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाता है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाता है, निर्जीव को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाता है प्रेजेंट में। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, निर्जीव यानी नॉन लिविंग को प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, वो लिविंग समझ करके यूज होता है, ठीक। यानी नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाता है, निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है, उसका मानवीकरण कर दिया जाता है, उसे मानवीकृत हो जाता है वो, यानी मानवीकरण कर दिया जाता है, पर्सनिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखें एग्जाम्पल के माध्यम से। आई लाइक ओनियंस बट दे डोंट लाइक मी, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको ये। आई लाइक ओनियन, भाई ओनियन, ओनियन को तो मैं पसंद करता हूँ, ओनियन मुझे पसंद है, ओनियन को मैं लाइक करता हूँ, प्याज मुझे पसंद है, लेकिन ये प्याज मुझे पसंद नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर प्याज को ह्यूमन बीइंग मान लिया, ह्यूमन बीइंग समझ लिया गया है, पर्सनिफाई कर दिया गया है। यहाँ प्याज को मतलब सजीव मान लिया गया। भाई लाइक कौन करेगा, पसंद कौन करता है? जो जिंदा है वही तो पसंद करेगा, जिसमें जान ही नहीं वो किसको क्या पसंद करेगा, उसके अंदर तो जान ही नहीं ना। लेकिन यहाँ इसको जीवित प्राणी मान लिया गया है। किसको? यहाँ दे किसके लिए यूज हुआ है? ओनियंस के लिए। यहाँ दे किसके लिए यूज हुआ है? दे यूज हुआ है ओनियन नहीं करते, सॉरी अनियंस कहते हैं इसको, सॉरी माफ कीजिएगा, अनियन। यहाँ पर जो दे है वो अनियंस के लिए यूज हुआ है। तो अगर अनियंस है क्या है, अनियंस नॉन लिविंग थिंग है, और जब नॉन लिविंग थिंग को एज ए लिविंग थिंग के रूप में यूज किया जाए, यानी निर्जीव को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, मान लिया जाए, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, यहाँ पर होगा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, ठीक। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई एम सैड माई बुक हेल्प्स मी। यहां भी देखें, भाई हेल्प कौन करेगा? कोई जीवित होगा वो हेल्प करेगा ना यार। तो इसको भी यहाँ जीवित मान लिया गया है। व्हेन आई एम सैड, जब मैं दुखी रहता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ, मेरी किताबें मेरी किताब मेरी हेल्प करती है, सहायता करती है। तो यहाँ बुक को क्या मान लिया गया है? यहाँ बुक को नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया गया है। भाई सहायता कौन करेगा? जिसके अंदर जान होगा ना। तो यहाँ एक तरह से, यानी जब मैं दुखी होता हूँ तो मेरे दुख को दूर करने का एक ही माध्यम बनता है, एक ही, यही बुक ही है जो मेरे दुख को दूर करता है, मेरी सहायता करता है, मेरा हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ बुक को क्या मान लिया गया है? लिविंग मान लिया गया है। यानी जब नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाए, निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, और प्रेजेंट रूप में उसको यूज किया जाए, तो वहां पर केवल और केवल कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा? पर्सोनिफिकेशन, यस।
when non-living is considered as a living thing in the present, so definitely there will be personification, figure of speech. Okay, let us move to the next. तो अगला जो है वो है अपॉस्ट्रॉफी। आइए देखा जाए क्या होता है अपॉस्ट्रॉफी, कैसे इसको समझेंगे मैं आपको बताता हूँ। इन लिटरेचर अपॉस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच sometimes represented by an exclamation such as "oh" using apostrophe. Speaker speaks directly to someone who is not present or is dead, or speaks to an inanimate object। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, अपोस्ट्रॉफी और पर्सोनिफिकेशन, बहुत बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बहुत ही क्लियर कर दिया है। यहाँ आप देखेंगे मैंने दोनों को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया, दोनों में अंतर कैसे आप जानेंगे। पहले अपोस्ट्रॉफी को आप समझिए, यानी अपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, ये डायरेक्टली किसी को एड्रेस किया जाता है, हु इज नॉट प्रेजेंट। अपोस्ट्रॉफी में क्या करते हैं पोएट, पोएट डायरेक्टली किसी को एड्रेस करता है, किसी किसी को डायरेक्टली संबोधित करता है, किसी के बारे में डायरेक्टली बताता है या ऐसा लगता है उससे बात कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली किसी के बारे में बताता है या किसी के बारे में ऐसा लगता है बात करता है, लेकिन जो प्रेजेंट नहीं है, जिसके बारे में पोएट बात करता है, जिसके बारे में वो कुछ कहता है या ऐसा लगता है कि वो उससे बात कर रहा है, लेकिन जबकि वो उपस्थित नहीं रहता है, या तो मर गया होता है या तो वहां पर उपस्थित नहीं होता। तो अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो वहां पर होता है अपॉस्ट्रॉफी। बात समझ में आई। लेकिन पर्सोनिफिकेशन कहाँ होता है, पर्सोनिफिकेशन प्रेजेंटली उसके बारे में बात होती है जो इस समय उपस्थित है, यानी जो उपस्थित है उसके बारे में बात होता है, और जो उपस्थित नहीं है उसके बारे में जब बात होगा तो अपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। दोनों बस यही अंतर समझिए, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। पहले समझिए एग्जाम्पल को तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। मिल्टन दाउ शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर। अगर इस सेंटेंस को देखें तो चूंकि मिल्टन अभी जिंदा नहीं है, मिल्टन मिल्टन मर चुका है, एक महान पोएट इंग्लिश लिटरेचर के, मिल्टन मर चुके हैं, अब नहीं हैं। इसके बाद भी जो पोएट है उनको इस तरह से लिख रहा है कि मिल्टन आपको इस समय होना चाहिए यहाँ पर, मिल्टन आपको यहाँ होना चाहिए, लेकिन जबकि मिल्टन अब है ही नहीं, मर चुका है, तो कहाँ से होगा यहाँ। ठीक है, तो यानी पास्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, सीधे सीधे किसकी बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है। एक ऐसे आदमी के बारे में बात की जा रही है जो यहाँ पर है ही नहीं, यानी ऐसे लोगों के बारे में जिस बात की जाए जो वहाँ पर है ही नहीं, जिसके बारे में बात हो रही है, अगर ऐसी परिस्थिति है तो वहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी होगा। और अगर वहाँ जिसके बारे में बात हो रही वो है तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ क्लियर किया है और भी आप समझेंगे। चलिए दूसरा देखें, दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड। इस सेंटेंस में भी आप देखें तो यहाँ आपको पता चलेगा कि जिस बर्ड के बारे में बात की जा रही है वो पोएट बता रहा है कि यू आर नॉट बॉर्न फॉर डेथ, तुम्हारा जन्म मरने के लिए नहीं हुआ था, यानी वो मर चुकी है। ठीक है, यानी जिसके बारे में बात हो रही वो प्रेजेंट नहीं है, जिसके बारे में बात हो वो प्रेजेंट ना हो, अब एब्सेंट हो, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया है। डायरेक्टली जिसके बारे में बात होगी, ध्यान दीजिए यहाँ, दैट विल वो प्रेजेंट नहीं होगा, दैट हु इज नॉट प्रेजेंट और इज डेड, या तो मर गया होगा या तो वो प्रेजेंट नहीं होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी। जब ऐसी परिस्थिति है तो वहां पर हो जाएगा अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, तो मिल्टन के बारे में भी बात हुआ कि मिल्टन आपको यहाँ होना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि मिल्टन कहीं गए हैं और होना चाहिए, ऐसा नहीं है, मिल्टन मर चुके हैं। और दूसरे में देखिए बर्ड भी खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, इसके बाद भी यहाँ पोएट कह रहा है दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, डायरेक्टली उसको एड्रेस कर रहा है, ऐसा लग रहा है डायरेक्टली उससे मतलब उसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर ये कह सकते हो। तो मैंने आपको बताया कोई भी जो उपस्थित नहीं है या मर चुका है उसके बारे में सीधे बात की जाए, जो कि पास्ट की बात है वो प्रेजेंट में की जाए, ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, चलिए अब अगर देखें थोड़ा डिफरेंस, मैंने यहाँ दो वर्ड में केवल क्लियर किया है, आप देखेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट पर्सोनिफिकेशन अपोस्ट्रॉफी। आपने क्या देखा, बहुत बारीकी से आप देखे होंगे। पर्सोनिफिकेशन बात करता है रिमेंबर विद प्रेजेंट, यानी पर्सोनिफिकेशन हमेशा प्रेजेंट की बात करता है, यानी प्रेजेंट में कोई भी बात होती है, पास्ट की बात नहीं होती। अपोस्ट्रॉफी में पास्ट की बात होती है या एब्सेंट की, रिमेंबर विद एब्सेंट या पास्ट, यानी जिसके बारे में बात होगी वो एब्सेंट होगा। और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आप याद रखेंगे, लगभग लगभग सब में रहता है, कभी कभी नहीं रहता। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन होता है, उसके साथ साथ जब भी बात होगी वो हमेशा और हमेशा कोई एब्सेंट पर्सन हो या कोई थिंग हो उसके बारे में बात होगी। ठीक है, चलिए हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा
चलिए, अगर नहीं आया होगा एक बार आप बताएंगे हमें, फिर से मैं इसको रिवाइज करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं ऑक्सीमेरन। चलिए अगला क्या है? यस, ऑक्सीमेरन है। तो यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा भी है बहुत क्लियरली, ऑक्सी ऑक्सीमेरन। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन ऑक्सीमोरन नहीं है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑक्सीमरन। तो इसको आप याद रखेंगे, ऑक्सीमरन कब होता है? विरोधाभास अलंकार, जिसको क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार। विरोध होता है आपस में, कंट्राडिक्शन आपको दिखेगा। तो एंटीथेसिस और ऑक्सीमरन दोनों में अंतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले ऑक्सीमरन देखते हैं। An oxymoron is a figure of speech containing words that seem to contradict each other. ध्यान दीजिए, केवल आप वर्ड से समझेंगे। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? केवल अपोजिट दो वर्ड आ जाएंगे, यानी दो अपोजिट वर्ड आपस में एक साथ यूज होंगे, वहां पर हो जाएगा ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार। एग्जाम्पल से देखेंगे, इट इज व्हाइट लाई। अब देखिए, व्हाइट, व्हाइट मतलब सत्य का प्रतीक है, और लाई मतलब झूठ है ही। यानी देखिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, लेकिन एक साथ यूज हुए हैं। इट इज व्हाइट लाई, यह सफेद झूठ है, सफेद झूठ है। यानी दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ यूज हो गए। जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज होंगे तो वहां केवल और केवल क्या होगा? ऑक्सीमरन। ठीक है, ऑक्सीमेरॉन होगा, केवल और केवल विरोधाभास अलंकार होगा वहां। दूसरा एग्जांपल देखें, आई लाइक अ स्मगलर। अब देखिए, स्मगलर को कोई लाइक करता है क्या यार? स्मगलर, कोई चोर डाकू को लाइक करेगा? सब लोग डिसलाइक करेंगे ना। तो स्मगलर मतलब एक तरह से डिसलाइक समझ सकते हैं आप, और यहाँ लाइक दिया है, यानी दोनों बातें एक दूसरे से विरोध कर रही हैं। स्मगलर को कोई लाइक करता है? चोर डाकू को कोई लाइक नहीं करेगा। ठीक है, सब उससे दूर भागेंगे। अब भाई कोई चोर हो तो चोर चोर को लाइक करे, वो अलग बात है। तो लेकिन सामान्यतः अगर देखें, जनरली देखें, तो नो वन वुड लाइक टू लाइक स्मगलर। तो यहाँ देखिए, आई लाइक, लाइक कर रहा है किसको? स्मगलर को। तो दोनों वर्ड एक दूसरे से क्या है? कंट्राडिक्शन है, कंडीशन में है, यानी दोनों एक दूसरे के से विरोध कर रहे हैं, विरोध की स्थिति में है। लाइक अगर आप करेंगे तो वो स्मगलर को नहीं करेंगे, तो यानी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ हो गया ऑक्सीमरन। अगला देखें, ही इज द ओनली ऑनेस्ट थीफ। अब देखिए, यहाँ ऑनेस्ट भी कह रहा है और थिफ भी कह रहा है। अरे भाई, कोई चोर ऑनेस्ट कैसे हो सकता है? ईमानदार कैसे हो सकता है? अगर चोर ही है तो ईमानदार थोड़ी है वो। भाई चोर अगर है वो तो ईमानदार कैसे हो सकता है? तो यहाँ भी देखिए, दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ यूज हुए हैं। तो जब भी, केवल इतना याद रखेंगे आप, जब भी दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज हो तो वहां पर हो जाता है ऑक्सीमरन, फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक, यानी वहां विरोधाभास अलंकार होगा, सीधा सीधा। ठीक है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ, आपको लगेगा कंफ्यूजन, थोड़ा लगेगा कंफ्यूज हो रहे हैं क्या भाई? एंटीथेसिस अगर हम देखें, एंटीथेसिस क्या होता है? यहाँ केवल ऑक्सीमोरन में केवल इतना याद रखिए, दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज होते हैं। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज होते हैं। जैसे आपने देखा, यहाँ व्हाइट आया, लाई आया, व्हाइट लाई दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। फिर लाई का स्मगलर आया, ये भी दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। यहाँ ऑनेस्ट आया, ईमानदार भी बता रहा है और चोर भी बता रहा है, दोनों वर्ड एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, खिलाफ हैं, अपोजिट हैं। तो जो अपोजिट वर्ड होंगे वहां पर हो जाएगा यहाँ आपका ऑक्सीमोरन। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। अब एंटीथेसिस में भी अपोजिशन की कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। एंटीथेसिस में क्या है? अपोजिट कंडीशन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एंटीथेसिस क्या है? इट इज अ पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रास्टेड फ्रेजेस और क्लॉजेस। यहाँ क्या होगा? यहाँ वर्ड नहीं होगा। ऑक्सीमोरन में आपने देखा कि दो अपोजिट वर्ड आते थे, लेकिन यहाँ दो अपोजिट वर्ड नहीं आएंगे, यहाँ दो अपोजिट फ्रेज आएंगे। ध्यान दीजिए, दो अपोजिट फ्रेज आएंगे या क्लाज आएंगे। ठीक, अपोजिट फ्रेजेस होंगे या क्लॉजेज होंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। एंटीथेसिस में क्या होगा? अपोजिट फ्रेजेस होंगे। और ऑक्सीमोरन में क्या होगा? ऑक्सीमोरन में हमेशा केवल और केवल अपोजिट वर्ड होगा। यानी वर्ड मतलब ऑक्सीमोरन, और फ्रेज मतलब, फ्रेज या क्लॉज मीन्स एंटीथेसिस। आप दोनों को इस ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए देखिए, मैन प्रपोजेज। अब देखिए, फ्रेज हो गया। फ्रेज मतलब क्या? एक से अधिक वर्ड आपस में एक साथ आ जाएं जिसका कुछ मतलब निकले, पूरी तरह नहीं। फ्रेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस नॉट कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। तो यहाँ देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड, मैन एक वर्ड है, एक वर्ड है प्रपोजेज। तो मैन प्रपोजेज, ठीक, और गॉड डिस्पोजेस। अगर आप देखें तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। एक में प्रपोज, मैन प्रपोजेस है, और एक में गॉड डिस्पोजेस है।
ठीक है। तो दो फ्रेज हैं, दोनों अलग अलग फ्रेज हैं और दोनों के एक दूसरे के खिलाफ हैं, दोनों फ्रेज दोनों के अपोजिट फ्रेज हैं, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया था इसके पहले क्या ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, उसमें एक ही फ्रेज में दो अपोजिट 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 वर्ड आते थे। चलिए अगला एग्जांपल देखेंगे। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। अब देखिए एक एक फ्रेज तो ये हो गया, गिव एवरी मैन दाई ईयर, फ्रेज या सेंटेंस कह सकते हैं, सेंटेंस भी आते हैं। तो कुल मिला के वर्ड आपस में अपोजिट नहीं होंगे, या तो फ्रेज होगा या क्लॉज होगा, तो क्लॉज ही कह सकते हैं, क्लॉज है। तो गिव गिव एवरी मैन दाई ईयर। अब देखिए एक तो ये पूरा क्लॉज हो गया, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, फ्यू दाई वॉइस। तो यहाँ अगर देखें तो एक तो कह रहा है कि गिव एवरी मैन, देना, ध्यान दीजिए, गिव एवरी मैन दाई ईयर, लेकिन यानी एवरी को दिया है, यहाँ एवरी दिया है, यहाँ फ्यू दिया है, ध्यान दीजिए। तो पूरा अगर देखें पूरा एक सेंटेंस बन रहा है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, यानी दो सेंटेंस के माध्यम से दोनों आपस में कंट्राडिक्शन दिखाया गया है। तो मैंने आपको बताया एंटीथेसिस में क्या होता है, या तो फ्रेजेस होंगे या तो क्लॉजेज होंगे, जो दोनों दोनों फ्रेज आपस में, दोनों फ्रेजेस आपस में कंट्राडिक्शन की कंडीशन में होंगे, यानी एक दूसरे का विरोध कर रहे होंगे, या क्लॉजेज होगा तो वो भी आपस में विरोध कर रहे होंगे। तो जब भी बात हो किसी क्लॉजेज की, जब भी बात हो किसी फ्रेजेस की, आपस में एक सेंटेंस में यूज हुए हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हों, तो वहां पर एंटीथेसिस होगा। और जब बात हो वर्ड की, एक ही फ्रेज में दो वर्ड आए दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो, तो वहां ऑक्सीमोरॉन होगा, ठीक। तो आप इससे इस तरह से समझेंगे, माई, ये देखिए पूरा एक फ्रेज बन गया, माई मैन प्रपोजेस, और इसका जस्ट अपोजिट बना गॉड डिस्पोजेस। उसी तरह एवरी गिव एवरी मैन दाई ईयर, गिव गिव एवरी मैन दाई ईयर, एक फ्रेज ये हो गया, एक पूरा ये क्लास ये बन गया, और दूसरा क्या हो गया, बट फ्यू दाई वॉइस, ठीक। एक तरफ तो कह रहा है सब लोग, इधर कह रहा है कुछ लोग, ठीक। तो एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो इसलिए यहाँ हो गया एंटीथेसिस। तो हमें लग रहा है आप दोनों में बहुत अच्छे से अंतर समझ पाए होंगे। चलिए फिर भी और भी क्लियर करने के लिए यहाँ मैंने आपको लिखा, आपके लिए एक्सप्लेनेशन दिया है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीमोरॉन एंड एंटीथेसिस, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीमोरॉन एंड एंटीथेसिस। चलिए दोनों के बीच में डिफरेंस और भी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, क्या है देखें। डिफरेंस क्या है देखेंगे। एन ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which two contradictory or opposing ideas appear in the same phrase। ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन में हमेशा और हमेशा जो कंट्राडिक्टरी या अपोजिंग आइडिया होते हैं वो हमेशा सेम फ्रेज में होते हैं, यानी एक ही फ्रेज में दोनों आ जाएगा, लेकिन इसमें दो अलग अलग फ्रेज ही आएंगे। अभी देखिए और भी क्लियर होगा। इट इज यूज टू प्रेजेंट अ पॉइंट मोर सब्टली, यस, फॉर ह्यूमर और फॉर रिफ्लेक्शन देन बाय यूजिंग डायरेक्ट रेफरेंस। फॉर एग्जांपल देखें तो वही सेम चीज है, अगर यहाँ देखें, द राइजिंग मून ओवर द सिटी डम प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल अगली सीन। अब देखिए मैंने आपको बताया ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, जो अपोजिट वर्ड होंगे वो एक साथ आएंगे, न कि अलग अलग फ्रेज में, अलग अलग क्लॉज में, एक साथ ही यूज होंगे। देखिए ब्यूटीफुल के तुरंत बाद आ गया अगली सीन, एक साथ यूज हो गया कि नहीं, तो यहां हो गया आपका ऑक्सीमोरॉन, ठीक। लेकिन अगला देखें, टू एक्सेप्ट डेथ रादर देन डिसऑनर, टू एक्सेप्ट डेथ रादर देन डिसऑनर वाज द ओनली चॉइस अवेलेबल, ठीक है, ध्यान दीजिए, ओनली चॉइस अवेलेबल। अब देखिए ये भी आपका ऑक्सीमोरॉन है, ओनली है फिर चॉइस भी दिया है, मतलब दोनों एक साथ यूज हो गए हैं। यहां भी आपने देखा ब्यूटीफुल था और अगली था, दोनों एक साथ यूज थे, यानी ऑक्सीमोरॉन, यहाँ मैंने केवल ऑक्सीमोरॉन का एग्जांपल दिया है, आपका एंटीथेसिस का नहीं दिया, तो एंटीथेसिस ऑलरेडी क्लियर हो गया आपको। यानी जब भी ऑक्सीमोरॉन होगा तो हमेशा जो अपोजिट वर्ड होगा एक साथ यूज हो जाएगा। देखिए ब्यूटीफुल आया फिर अगली आ गया, इसी तरह ओनली आया फिर चॉइस, ओनली माने केवल और चॉइस माने आप पसंद करेंगे कोई भी एक, यानी ओनली और चॉइस एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये भी आ गया। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करता हूँ, ऑक्सीमोरॉन में क्या होगा, ऑक्सीमोरॉन में हमेशा दो वर्ड अपोजिट वर्ड एक साथ यूज होंगे, एक ही फ्रेज में आएंगे, एक साथ यूज होंगे। और एंटीथेसिस में क्या होगा, अलग अलग फ्रेज में दो आएंगे, और या तो अलग अलग क्लॉज के रूप में रहेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वर्ड नहीं होंगे, फ्रेज होंगे, अपोजिट फ्रेज एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, अपोजिट क्लॉज एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, ठीक। हमें लग रहा है कि आपको क्लियर हुआ होगा।
चलिए आगे देखते हैं। आयरनी, आयरनी क्या होता है? आयरनी इज अ मोड ऑफ स्पीच, ध्यान दीजिए। आयरनी इज अ मोड ऑफ आयरनी इज अ मोड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरली कन्वेड। बिल्कुल, यानी डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस। केवल शॉर्ट में अगर समझें तो आयरनी क्या होती है? आयरनी में क्या होता है? आयरनी में जो क्या होता है, डिफरेंस होता है रियलिटी और अपीयरेंस में। आपको जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, यानी जो दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट है रियलिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, यानी दिखना, जो दिखाई दे रहा है उसमें और वास्तविकता में अंतर पाया जाता है। कैसे देखते हैं? वॉकिंग इनटू एम्प्टी थिएटर एंड आस्किंग टू क्राउडेड। अब देखो अगर यहाँ देखें, एक तो वॉकिंग इनटू एम्प्टी थिएटर, भाई ऐसे थिएटर में जहां जा रहे हैं आप, वहां एकदम थिएटर एम्प्टी, कोई आदमी है ही नहीं, और फिर भी पूछ कहा जा रहा है बहुत ही ज्यादा भीड़ है यार। तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि बहुत खाली है पूरी थिएटर, वॉकिंग इनटू एन एम्प्टी थिएटर एंड आस्किंग। अगर आप एम्प्टी थिएटर में, खाली थिएटर में जाएं और पूछें, कहें इट्स क्राउडेड, इट्स टू क्राउडेड, तो एक तरह से ये बहुत ही विचित्र बात हो गई। मतलब एक दूसरे से दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, दोनों एक दूसरे में ऐसा लग रहा है कि कह कुछ रहा है और हो कुछ रहा है। यानी मैंने आपको यहाँ बताया डिफरेंस क्या होता है बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस। दिखता है जो, वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। यानी जो कहा जा रहा है वो सही नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति होगी तो वहां हो जाएगा आयरनी। ठीक, अगला देख लें। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी पानी हर तरफ है लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं। यानी पानी तो है लेकिन पी नहीं सकते। यानी रियलिटी, देखिए दिख क्या रहा है, ध्यान दीजिए। रियलिटी कुछ और है, अपीयरेंस कुछ और है। अपीयरेंस क्या है? पानी है, दिख रहा है पानी है, लेकिन लेकिन रियलिटी क्या है? हम पी नहीं सकते उसको। ठीक है, तो आयरनी में क्या होता है? जस्ट अपोजिट, रियलिटी कुछ और होगी, अपीयरेंस कुछ और होगा। जो हमें दिखेगा वो होगा नहीं। दिख रहा है कि पानी है लेकिन पीने के लिए एक भी ड्रॉप नहीं है। सॉरी। तो आप याद रखेंगे आयरनी क्या होगा? आयरनी में हमेशा और हमेशा डिफरेंस होगा रियलिटी और अपीयरेंस में, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ देखा आप, इट्स टू क्राउडेड, वॉकिंग इनटू एन एम्प्टी थिएटर एंड आस्किंग, एम्प्टी थिएटर में जाना और पूछना कि अरे यार ये तो बहुत, यहाँ बहुत भीड़ है, इट्स टू क्राउडेड। तो जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं? आप एक तो एम्प्टी है, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि भाई क्राउडेड है। वो सेम कंडीशन यहाँ भी, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी तो दिख रहा है, यानी दिख रहा है कुछ और लेकिन वास्तविकता में कुछ और है। ठीक है, यानी जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। ठीक है, यानी पानी है लेकिन पीने लायक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अगला जो है वो है पन। पन क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अ पन इज अ लिटरली डिवाइस दैट इज आल्सो नोन एज प्ले ऑन। प्ले ऑन वर्ड्स। पन क्या होता है? प्ले ऑन वर्ड्स। इसमें शब्दों का खेल होता है, शब्दों का, वर्ड्स का एक तरह से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ आप देखेंगे। क्या होता है? पन्स इन्वॉल्व वर्ड्स विद सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स बट विद डिफरेंट मीनिंग्स। ध्यान दीजिए, पन में क्या होता है? एक ही आपको लगेगा वर्ड यार दोनों सेम हैं यहाँ सेम आपको लगेगा लेकिन मतलब अलग अलग निकलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, विथ सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स बट विथ डिफरेंट मीनिंग्स। साउंड सेम होगा लेकिन अर्थ अलग होगा। चलिए देखा जाए। इज लाइफ वर्थ लिविंग? इट डिपेंड्स अपॉन लीवर। इज लाइफ वर्थ लिविंग? क्या जीवन वास्तव में कुछ मतलब वर्थ लिविंग है? जीवन का कुछ मतलब है? ये डिपेंड करता है लीवर पर। अब यहाँ लीवर का दो मतलब निकल रहा है, एक लीवर का मतलब रहने वाला, एक लीवर का मतलब पेट का लीवर। ठीक है ध्यान दीजिए। तो जब एक वर्ड का दो मतलब निकले, जब एक वर्ड का दो मतलब निकले तो वहां पर होगा पन। यानी देखिए, आप फिर से देखिए, इज लाइफ वर्थ लिविंग? क्या जीवन का कुछ अर्थ है, कुछ मतलब है? ये डिपेंड करता है लीवर पर, रहने वाले पर। एक तो लीवर हो गया रहने वाला, एक लीवर हो गया पेट का लीवर। ठीक है, तो यानी एक ही वर्ड का दो मतलब निकलेगा। एक आप पढ़ेंगे एक वर्ड को, उसका दो अर्थ निकलेगा। जब एक ही वर्ड का, एक ही शब्द का दो अर्थ निकले तो वहां पर हो जाएगा पन। अगला देख लेते हैं। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द
फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन। एक जो एम्बेसडर होता है, राजदूत होता है देश का, वो क्या करता है? वो एक ईमानदार व्यक्ति होता है। जो लाइज मतलब, देखिए लाई का मतलब झूठ भी बोलना होता है, लाई मतलब रहना भी होता है या ठहरना होता है। तो यहाँ लाई का दो अर्थ निकल रहा है कि अम्बेसडर बहुत ही ईमानदार आदमी होता है जो रहता है विदेश में, किस लिए? अपने देश की अच्छाई के लिए। एक यहाँ और अर्थ निकल रहा है, वो कहाँ रहता है, ये सॉरी, वो झूठ बोलता है विदेश में, लाइज अब्रोड। इसका एक लाई का अर्थ निकल रहा है झूठ बोलता है, एक लाई का अर्थ निकल रहा है वहाँ रहता है, ठीक। यानी एक ही वर्ड का दो अर्थ जब निकले, वो दो मतलब बताए, तो वहां हो जाता है केवल और केवल पन। आप याद रखेंगे हमेशा, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है, परेशान नहीं होना है। पन कब होगा? पन जब होगा एक ही वर्ड का दो अर्थ निकले। जैसे आपने देखा इसमें भी लीवर का दो मतलब निकला, एक लीवर पेट का लीवर हो गया, एक लीवर रहने वाला लीवर, लीवर जो रहता है, ठीक। यहाँ भी लाई का मतलब झूठ बोलने से हो गया, यहाँ एक लाई का मतलब पूरा अर्थ बदल देता है। यानी जो वर्ड यूज होगा सेंटेंस में पूरा अर्थ ही बदल देगा, एक वर्ड उसका दो मतलब निकलेगा कम से कम। जैसे आपने देखा भाई, इट डिपेंड्स अपॉन लीवर, ये किस पर डिपेंड करता है? लीवर पर, रहने वाले पर। और ये डिपेंड करता है लीवर, पेट के लीवर पर। यानी एक ही वर्ड का दो मतलब निकल रहा है। जब एक ही वर्ड का दो मतलब निकले जो यूज हुआ है सेंटेंस में, तो वहां पर हो जाएगा पन। सीधी सी बात है। चलिए देखते हैं अगला, मेटोनमी। चलिए अगला जो देखते हैं, मेटोनमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इन मेटोनमी लिटरली चेंज ऑफ नेम, एन ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड, ध्यान दीजिए, बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज जनरली एसोसिएटेड विद इट। ठीक। यानी एक लाइन में आप समझ लीजिए मेटोनमी होता क्या है। मेटोनमी मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड। चलिए केवल इतना समझिए, मेटोनमी में क्या होता है, जो रियल उसका ओरिजिनल वर्ड है वो यूज नहीं होता, बल्कि उसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ड यूज हो जाता है। जैसे बेंच, बेंच का यूज किसके लिए हो जाता है? जजेस के लिए। आप सेंटेंसेस में देखेंगे, बहुत सारे वाक्यों में यूज होता है, द बेंच डिसाइडेड दिस फॉर द प्रिजनर। अपराधी के लिए जजेस ने ये डिसाइड किया। अब बेंच का मतलब बेंच, डेस्क बेंच थोड़ी डिसाइड किया, बेंच का मतलब जजेस। यानी जब सेंटेंस में आप देखेंगे इस तरह के सेंटेंस जहां पर बेंच का यूज हो, बेंच का वहां मतलब बेंच, डेस्क बेंच नहीं होगा, जजेस होगा। यानी फॉर सिमिलर, ध्यान दीजिए, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड, वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी नाम, रिप्लेसमेंट ऑफ नेम भी कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ नेम। तो यहाँ जज की जगह पर यूज हो गया बेंच। यानी जब किसी सेंटेंस में आप देखेंगे जज की जगह बेंच यूज हुआ है, वहां हो जाएगा मेटोनमी। और हाउस, द हाउस फॉर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब देखते हैं, हाउस केवल लिख देते हैं, इट वॉज पास्ड इन द हाउस, इट वॉज पास्ड इन द हाउस, यानी इट वॉज पास्ड इन द लोकसभा, ठीक। तो हाउस के स्थान यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ, ध्यान दीजिए, लोकसभा का रिप्लेसमेंट हुआ किस वर्ड से? हाउस से। यानी जब, ध्यान दीजिए, एक एक नेम या एक कोई नाउन कोई दूसरे नाउन से रिप्लेसमेंट हो जाए, ध्यान दीजिए, जैसे उसके लिए वर्ड है, ऐसा नहीं आप कुछ भी रिप्लेस कर देंगे, आप नहीं कर सकते, ऑलरेडी फिक्स्ड है। जैसे बेंच किसके, वो सब जानते हैं, ये नहीं कि आप अपने मन से रिप्लेस करना शुरू कर दिए, अपने से वर्ड बनाना कि नहीं ये भी रिप्लेस होगा, ऐसा नहीं। जैसे बेंच यूज होता है जजेस के लिए, ठीक। हाउस यूज होता है लोकसभा के लिए। उसी तरह लॉरेल फॉर सक्सेस, ठीक। लॉरेल का मतलब सक्सेस के लिए। जब लॉरेल यूज हो रहा है तो आप जान लीजिए सक्सेस के लिए है, वहां मेटोनमी है। रेड कोस्ट फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए होता है। द क्राउन फॉर द किंग होता है। यानी क्राउन अगर कहा जाए तो क्राउन का मतलब मुकुट नहीं, क्राउन का मतलब राजा भी होता है। मैंने आपको क्या बताया, रिप्लेसमेंट ऑफ द नेम वर्ड, नाउन, यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है। किंग नहीं लिखेगा, किंग की जगह क्राउन ही कर दिया। द क्राउन ऑर्डर्ड, यानी राजा ने आदेश दिया, क्राउन थोड़ी, मुकुट थोड़ी आदेश दे रहा है यहाँ। द क्राउन ऑर्डर्ड द सब्जेक्ट्स, द क्राउन ऑर्डर्ड द कल्प्रिट, ठीक। तो ध्यान दीजिए, तो क्राउन का मतलब हो जाएगा राजा, ठीक। यहाँ पर मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से आप चाहे देख लें, एन ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज जनरली एसोसिएटेड विद इट। यानी एक नाम, एक दूसरा उसके लिए रिप्लेस, एक दूसरा उसके लिए रिप्लेस नाम होता है, ठीक। एक नाम दे दिया जाता है, दिया क्या, ऑलरेडी वो फिक्स्ड है। जैसे मैंने आपको बताया बेंच किसके लिए, जजेस के लिए होता है। हाउस किसके लिए, लोकसभा के लिए होता है। लॉरेल सक्सेस के लिए होता है। रेड कोस्ट होता है ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। क्राउन यूज होता है किसके लिए, किंग के लिए। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट एड्रेस, ध्यान दीजिए, यू मस्ट एड्रेस द चेयर
अब आपको लगेगा यार ये चेयर को एड्रेस कर रहा है, कुर्सी को एड्रेस करना चाहिए इसको, यू मस्ट एड्रेस द चेयर, मतलब तुम्हें कुर्सी को एड्रेस करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए, लेकिन यहाँ चेयर को नहीं। चेयर का मतलब क्या हो गया, यहाँ चेयर का मतलब चेयरमैन हो गया। ध्यान दीजिए, चेयर का मतलब चेयरमैन हो गया, चेयरपर्सन हो गया। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटोनमी हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब अगला देखिए, अगला, अ पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। यहाँ अगर देखें, अ पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, यहाँ भी अगर देखें तो यहाँ भी पेन का यूज क्या है, पेन का मतलब पेन से नहीं है, पेन का मतलब आप ध्यान दीजिए इंटेलेक्चुअलिटी से है, पेन का मतलब वर्ड से है, लेटर से है, यानी जो लेटर है, रिटन वर्ड्स हैं, ये ज्यादा मजबूत हैं किससे, स्वाड से। ठीक है, तो यहाँ पेन मतलब आप देखिए, पेन यूज हुआ है किसके लिए, लेटर्स के लिए यूज हुआ है, यानी यहाँ भी रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है। ठीक, तो यहाँ इसलिए हो गया क्या, द सेम मेटोनमी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ऑनोमेटोपोइया, हमें लग रहा है समझ में आया होगा ये भी आपको। चलिए अगला देखते हैं, ऑनोमेटोपोइया, ऑनोमेटोपिया कहते हैं, सॉरी, ऑनोमेटोपिया कहते हैं इसको। सो लेट अस सी द नेक्स्ट, ऑनोमेटोपिया, इट सजेस्ट द सेंस ऑफ साउंड। ध्यान दीजिए, सेंस ऑफ साउंड, इसमें साउंड रिलेटेड आप समझेंगे, इट इज रिलेटेड टू द साउंड, हमेशा ये साउंड से इसका रिलेशन होगा। जैसे द ओपन विंडो शट्स विथ बैंग। ठीक, यानी आवाज हुई, जब भी बात होगी आवाज की, जब भी बात होगी किसकी, आवाज की, जब भी बात होगी साउंड की, जब बात होगी साउंड की, तो वहां आप बिना कुछ समझे बड़े आराम से, अगर वहां ऑप्शन दिया है तो आप लगा सकते हैं ऑनोमेटोपिया। ठीक है, तो साउंड की बात होगी तो वहां हो जाएगा, जैसे द स्नेक हिसेस, द मंकी चैटर्स, द लायन रोअर्स। ठीक है, द बर्ड murmurs। ठीक, so the bird murmurs, so these are what, these are the different types of sounds। तो अगर ऐसे साउंड की बात की जाए तो वहां पर बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं ओनोमेटोपिया। चलिए अगला देखते हैं, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज, ये भी द ब्रुक, एक पोयम जो क्लास 9th में थी पहले, अब तो चेंज हो चुका है सिलेबस, अब उस सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ भी आप देखें, यहाँ भी आई चैटर, चैटर देखिए यहाँ चैटर वर्ड है ना, साउंड है कि नहीं, जब साउंड की बात होगी तो बिना कहे आप समझ जाएंगे यहाँ पर ऑनोमेटोपिया है। चलिए अगला देखते हैं, तो आई चैटर बबल्स, ध्यान दीजिए, इनटू शार्प्स ट्रेबल्स, यहाँ भी सेम कंडीशन आप देखेंगे, आई पेबल ऑन बेबल्स, दैट इज मेकिंग नॉइज, मेकिंग सम साउंड। सो जब भी बात होगी साउंड की, ध्यान दीजिए, जब भी बात होगी साउंड की तो वहां पर आप बिना, आप देखेंगे ऑप्शन अगर है वहां ऑनोमेटोपिया तो आप उसको लगाएंगे, साउंड का मतलब ऑनोमेटोपिया से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यस, अगला, तो अगला जो है वो क्या है, अगला सीनक डकी है। तो चलिए देखें सीनक डकी क्या है, कैसे इसको समझेंगे मैं आपको बताता हूँ। इन सीनक डकी अ पार्ट इज यूज टू शो द होल। क्या होता है सीनक डकी में, एक छोटे से पार्ट से पूरे को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एक छोटा सा पार्ट होगा सेंटेंस में जिससे किसी कंप्लीट, यानी जैसे मान लीजिए हाथ, हमारा आपका हाथ है तो केवल हैंड दिया होगा, हैंड से मतलब यानी पूरे आदमी से होगा, यानी एक पार्ट शो करेगा पूरे को। ठीक, या द होल टू अ पार्ट, या पूरा जो होगा होल होगा लेकिन वो पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए देखते हैं थोड़ा, और ये ज्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए देखते हैं, द हैंड दैट मॉक्ड देम। अब देखिए केवल हैंड की बात की जा रही है यहाँ पर, द हैंड दैट मॉक्ड देम, यानी जिस हाथ ने उसका मजाक उड़ाया। यहाँ हाथ मजाक थोड़ी उड़ाया है यार, हाथ मजाक कैसे उड़ा सकता है, हाथ का मतलब यहाँ हैंड का मतलब आदमी से है, यानी एक छोटा सा पार्ट होल रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ये बात सिद्ध हुई कि नहीं। अ पार्ट इज यूज्ड टू शो द होल, यानी हैंड क्या है, एक पार्ट है हमारे शरीर का जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे बॉडी को शो कर रहा है, यानी जब एक पार्ट कंप्लीट पूरे को शो करेगा तो हो जाएगा शिनक डकी। तो इसलिए यहाँ पर शिनक डकी हो गया, यानी हैंड जो है आप देखें यहाँ जो हैंड है ये बता रहा है एक यहाँ आदमियों के बारे में बता रहा है, यानी एक पार्ट ऑफ बॉडी है जो पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए सिनक डकी हो गया। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट, हार्ट का मतलब हार्ट दैट फेड, यहाँ हार्ट भी पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, यानी एक छोटा सा पार्ट जो है पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि यहाँ लिखा है अ पार्ट इज यूज्ड टू शो द होल,
एक छोटा सा पार्ट होगा, लेकिन वो पार्ट ही नहीं पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे व्हील, व्हील मतलब चक्का होता है गाड़ी का ना, लेकिन व्हील का मतलब गाड़ी से है, पूरे गाड़ी से। जैसे कहते हैं ना मेरे पास 4 व्हीलर है, मेरे पास 4 व्हीलर्स है ना, कहते हैं नहीं है, तो 4 व्हीलर का मतलब 4 चक्के थोड़ी हैं, यानी 4 चक्का गाड़ी है, ठीक है। यानी हम बात कर रहे हैं केवल वो चक्के की, व्हील की बात कर रहे हैं, लेकिन बात हो रही है किसके, पूरे के बारे में, हम रिप्रेजेंट पूरे को कर रहे हैं, यानी पूरे गाड़ी को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द बेस्ट ब्रेन्स, ध्यान दीजिए, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स। यहाँ जो ब्रेन्स है, ध्यान दीजिए, ब्रेन्स क्या है, ब्रेन हमारे बॉडी का एक पार्ट है ना, तो एक बॉडी के पार्ट को यहाँ दिखाया जा रहा है, यानी एक पार्ट है लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है होल को। ब्रेन का मतलब पूरे, यानी बेस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज को बता रहा है। ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी यूरोप के जितने भी बेस्ट ब्रेन्स थे, जो बेस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ थे, जो बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व थे, बहुत विद्वान लोग थे, वो लोग भी इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाए। यहाँ ब्रेन का मतलब केवल एक पार्ट ऑफ बॉडी नहीं है, एक पार्ट ऑफ बॉडी शो कर दिया तो गया केवल पार्ट्स ऑफ बॉडी, एक पार्ट ऑफ बॉडी है केवल, लेकिन ये पार्ट ऑफ बॉडी होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। होल मतलब क्या, सब पूरे आदमी को, पूरे ग्रुप को बता रहा है कि पूरे आदमियों का जो ग्रुप था यूरोप में, जो विद्वान आदमियों का, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज का, वो लोग भी इसको नहीं सॉल्व कर पाए, ठीक। तो आप केवल याद रखेंगे, कितना क्या याद कर रखेंगे, सिनगडकी में एक छोटा सा पार्ट यूज होता है जो शो करेगा सबको, या पूरा यूज होता है एक पार्ट को शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से सिनगडकी होगा। तो हमें लग रहा है कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरह, जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि हैंड का मतलब केवल हाथ से नहीं, एक छोटा सा पार्ट पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट किया, यानी आदमी से मतलब है, हैंड दैट मॉक्ड। उसी तरह हार्ट का मतलब एक पार्ट ऑफ बॉडी मत समझिए, बल्कि पूरे एक व्यक्ति को समझिए, या कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं। उसी तरह यहाँ ब्रेन का मतलब केवल पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ बॉडी मत समझिए, यानी क्या है, इट इज यूज्ड एज अ पार्ट, एक पार्ट की तरह यूज होगा लेकिन दिखाएगा पूरा। तो उसी तरह यहाँ ब्रेन एक पार्ट की तरह यूज हुआ है, लेकिन इसका मतलब ब्रेन नहीं है। जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज हैं, जो जीनियस पर्सन्स हैं यूरोप के, उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक। तो जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो वहां हो जाएगा सिनगडकी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो अगला जो है वो क्या है, वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। जी हाँ, ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है, इन ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव से है, विशेषण से। ध्यान दीजिए, द एपिथेट इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू अ थिंग, यानी जो एडजेक्टिव यूज होता है इसके पर्सन के साथ, जो पर्सन के साथ नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन के साथ जो एडजेक्टिव यूज होगा, वो सीधा उसका रिलेशन जो होगा वो सीधा डायरेक्टली ध्यान दीजिए, वो किसी थिंग पर हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा सीधा, ठीक। यानी प्रभाव सीधा पड़ना चाहिए किस पर, ध्यान दीजिए, प्रभाव उस मतलब वो दिखाना चाहिए वो आदमी पर, लेकिन आदमी पर नहीं रहेगा, वो सीधे किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी जो एडजेक्टिव है वो लिविंग पर ना होकर के नॉन लिविंग पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी एग्जांपल से आप समझेंगे, जैसे ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। अब ध्यान दीजिए, स्लीपलेस नाइट कौन पास किया, उसने पास किया ना, ही ने पास किया स्लीपलेस नाइट, पूरी रात। ध्यान दीजिए, स्लीपलेस नाइट किसकी थी, उसकी थी ना, ही की, लेकिन स्लीपलेस किसको बताया जा रहा है, नाइट को बताया जा रहा है, ठीक। स्लीपलेस कौन था, कौन नहीं सोया रात भर, ये नहीं सोया, ही ना। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए, स्लीपलेस कौन था, ये था ना। स्लीप, रात भर कौन नहीं सोया, वह नहीं सोया ना। ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, लेकिन किसने पास किया, यहां पर बताया किसको जा रहा है, नाइट को। स्लीपलेस कौन था, नाइट था, ठीक है। यानी इस यहां पर नहीं, इस यहां ट्रांसफर, इसका सारा ये जो एडजेक्टिव था ट्रांसफर हो गया नाइट पर, ठीक है। इसलिए यहां होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक। यहाँ स्लीपलेस, यानी यहाँ स्लीपलेस किसको बताया जा रहा है, नाइट को बताया जा रहा है। स्लीपलेस आदमी नहीं है, बल्कि स्लीपलेस नाइट है, ठीक। अगला देखते हैं, सारा हैज अनहैप्पी मैरिज। अनहैप्पी मैरिज किस, अनहैप्पी कौन है, किसका मैरिज है, सारा का, लेकिन अनहैप्पी कौन है, सारा है ना, लेकिन अनहैप्पी सारा को नहीं बताया जा रहा है, किसको, मैरिज को बताया जा रहा है, ठीक। तो ये ट्रांसफर, ये जो एडजेक्टिव है ये सीधा ट्रांसफर हो गया नाउन इधर मैरिज पर। तो जब इस तरह की स्थिति होगी, जो एडजेक्टिव है वो ट्रांसफर हो जाएगा पर्सन से सीधे थिंग पर, किसी पर्सन से डायरेक्ट किसी चीज पर, किसी थिंग पर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ही से सीधा
ही पर होना चाहिए, लेकिन ही से ट्रांसफर हुआ नाइट पर। उसी तरह सारा पर होना चाहिए अनहैप्पी, अनहैप्पी हो गया मैरिज पर। उसी तरह अगले में देखिए, आई हैड अ वंडरफुल डे। वंडरफुल किसके लिए था? मेरे लिए था ना, आई के लिए था, लेकिन आई से ये जो होना चाहिए आई पर ना होकर के सीधा डे। वंडरफुल कौन है? डे है। हैप्पी कौन है? मैरिज, सॉरी अनहैप्पी मैरिज हुआ, वंडरफुल डे हुआ, स्लीपलेस नाइट हुआ। यानी सीधे जितने एडजेक्टिव हैं सब ट्रांसफर हो गए किस पर? नाउन पर, कोई थिंग पर। तो जब भी ऐसी परिस्थिति होगी किसी पर्सन से जो एडजेक्टिव है ट्रांसफर होकर सीधे उसका इफेक्ट दिखेगा नाउन पर जो नॉन लिविंग है, तो ऐसी परिस्थिति में ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा। ठीक, एक और ऐसे एग्जांपल था, द प्लाउमैन होमवर्ड्स करके कुछ था, द प्लाउमैन होमवर्ड्स फ्रॉम देयर वियरी वे। यानी चरवाहे अपने थके हुए मार्ग से वापस आ रहे थे। जो चरवाहे थे वो थके हुए मार्ग से आ रहे थे, यानी चरवाहे नहीं थके हैं, मार्ग को थका हुआ बताया। चरवाहे अपने थके हुए मार्ग से आ रहे थे, यानी मार्ग को थका हुआ बताया जा रहा है। यानी जो रास्ता था वो थका था ना कि आदमी। यानी जो एडजेक्टिव है वो आदमी से सीधा ट्रांसफर हुआ किस पर? नाउन पर, यानी थिंग पर, वो मार्ग पर। तो आप याद रखेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है, इसमें सीधे सीधे जो एडजेक्टिव होता है, एपिथेट जो होता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी पर्सन से सीधे थिंग पर। ठीक, तो वहां हो जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसा सब में आपने देखा कि यहाँ देखिए ही ये स्लीपलेस कौन था? ही था, लेकिन नाइट पर ट्रांसफर हुआ। सारा अनहैप्पी थी, लेकिन अनहैप्पी का रिलेशन यहाँ मैरिज से आ गया। आई का रिलेशन वंडरफुल से था, लेकिन वंडरफुल कौन था? डे हो गया। ठीक, तो इस तरह से हो गया आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अभी तो बहुत सारे पार्ट हैं इसके, यानी और बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, और अगर मैं यहाँ इसको डिस्क्राइब करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आज के लिए इतना ही क्लास काफ़ी, और रिमेनिंग मैं आपको जल्द ही ले आऊँगा वीडियो और बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप कुछ सीखे हो इस वीडियो से तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए, और खूब आनंद लीजिए मेरे वीडियोस का, एंजॉय करिए। चलिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।